वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू दीपा गोयल क्लासेस। और हम कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर जो कि है बीकॉम और बीए थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट। हम आ गए हैं इसकी थर्ड यूनिट पे विच इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग ड्रामा। अभी तक इस पूरे मटेरियल में हमने किया है नॉवल, पोएट्री और अब हम कर रहे हैं ड्रामा। और स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट में हमने लाइफ नरेटिव्स किए थे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने ड्रामा यूनिट की। नाउ द यूनिट इज एक्सप्लोरिंग ड्रामा एंड इट इज बियॉन्ड द लैंड ऑफ हाथामला विच इज रिटन बाय बदल सरकार। ये एक ड्रामा है जिसका नाम है बियॉन्ड द लैंड ऑफ हाथामला, जो कि बदल सरकार ने लिखा है, आपको पढ़ने के लिए दिया गया है इस यूनिट 3 में। ये यूनिट 3 पूरी पढ़ के आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप क्या लर्न करेंगे? आप समझेंगे कि थर्ड थिएटर क्या होता है और आप एनालाइज करेंगे इस प्ले को जिसका कि नाम है बियॉन्ड द लैंड ऑफ हाथामला एज अ परफॉर्मेंस इन द थर्ड थिएटर। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि थर्ड थिएटर जो होता है वो होता क्या है। अब उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ड्रामा क्या होता है। बेसिकली ड्रामा जो होता है वो हम सभी को पता है कि जो स्टेज पे परफॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड ड्रामा। तो देयरफॉर व्हेन यू आर आस्क्ड टू रीड अ प्ले एंड एनालाइज द सेम, यू शुड पे अटेंशन टू नॉट जस्ट टू द डायलॉग ऑन द पेज बट ऑल्सो द स्टेज डायरेक्शन, स्क्रीन सेटिंग, सीन सेटिंग एंड कैरेक्टराइजेशन एक्सेट्रा। मतलब जब कभी भी आपको किसी ड्रामे को या प्ले को एनालाइज करने के लिए कहा जाता है तो आपको सिर्फ बुक में क्या लिखा हुआ है, उसके क्या डायलॉग्स हैं उस पर ध्यान नहीं देना। आपको स्टेज की डायरेक्शन पे, कैसे सीन्स की सेटिंग की गई है और कैरेक्टराइजेशन कैसे की गई है, उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। द प्ले सजेस्टेड फॉर योर रीडिंग इज बियॉन्ड द लैंड ऑफ हाथामला, जो कि बदल सरकार ने लिखा है। प्राइमरी फोकस इन दिस यूनिट इज टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ ड्रामा। आपको बेसिकली किन दो चीज़ों पे फोकस रखना है इस यूनिट को पढ़ते हुए? नंबर 1, प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है ड्रामा का, बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक कंटेक्स्ट क्या है ड्रामा का, और बहुत सारे कौन कौन से ड्रामेटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं बाय अ ड्रामेटिस्ट। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है प्ले को पढ़ते हुए। तो अब हम पहले जान लेते हैं प्ले राइट के बारे में कि किसने ये लिखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया बदल सरकार ने लिखा है और ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्ले राइटर थे मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न इंडियन थिएटर की मूवमेंट में। ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इनको था बेसिकली दैट द सब्जेक्ट ऑफ हिज प्ले वाज एंटी एस्टैब्लिशमेंट इन नेचर एंड अर्ली इन हिज करियर ही रियलाइज्ड दैट if his plays have to connect with masses, then the stage of play must move from the conventional proscenium थिएटर इनटू ओपन पब्लिक स्पेसेस। मतलब वो जो उनका जो फोकस था ना, उनको लगता था कि जो ड्रामा है उसको एक कन्वेंशनल ड्रामे की स्टेज थिएटर से निकल करके ओपन पब्लिक स्पेसेस पे पहुंचना चाहिए, मतलब लोगों तक पहुंचे। हर कोई थिएटर में आके ड्रामा नहीं देखता ना, और वो बेसिकली सोशल रिफॉर्म चाहते थे, सोसाइटी में कुछ चेंजेस चाहते थे। तो उनको लगा कि अगर हम कन्वेंशनल स्टेज से, कन्वेंशनल थिएटर से निकल के बाहर पब्लिक में ड्रामा करेंगे तो इट विल सॉल्व द पर्पस। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने एक वर्ड हाईलाइट किया विच इज प्रोसेनियम। प्रोसेनियम का मतलब होता है पार्ट ऑफ द स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कर्टन। जो भी ड्रामे की स्टेज होती है उसके हमेशा 2 पार्ट होते हैं, एक सामने होता है, कर्टन डल जाता है, और एक पीछे होता है बैक स्टेज, जिसपे सब आर्टिस्ट वगैरह खड़े होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस की वेट कर रहे होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है जो ऑडियंस को दिखता है दैट इज कॉल्ड द प्रोसेनियम। ठीक है, तो उनको लगा कि कन्वेंशनल प्रोसेनियम से बाहर निकल के ओपन पब्लिक स्पेसेस में ड्रामा करने चाहिए। तो उनको बहुत इंस्पायर किया कि इन्होंने ग्रोटोवस्किस के पुअर थिएटर ने, तो उन्होंने इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट की विच इज कॉल्ड थर्ड थिएटर, जो कि हमें इस यूनिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमें समझना है कि थर्ड थिएटर क्या होता है। तो बदल सरकार ने इंडिया में थर्ड थिएटर की मूवमेंट स्टार्ट की और ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम ग्रोटोवस्किस पुअर थिएटर। ठीक है, जो ग्रोटोवस्किस थे उन्होंने जो पुअर थिएटर ट्राई किया उससे वो इंस्पायर हुए काफ़ी, और उन्होंने इंडिया में थर्ड थिएटर की जो है मूवमेंट स्टार्ट की। वो कहते हैं कि हालांकि जो थर्ड थिएटर टर्म है वॉज कॉइंड बाय, मतलब फेमस की थी या बनाई थी बेसिकली यूजिनो बर्बा ने, टू मार्क अ ब्रेक फ्रॉम द 2 काइंड्स ऑफ थिएटर पॉपुलर इन द यूरोपियन कल्चरल वर्ल्ड। मतलब यूरोप में ये एक थे, डायरेक्टर थे या आर्टिस्ट थे, जो भी थे, यूजिनो बर्बा, इन्होंने बेसिकली जो है थर्ड थिएटर की टर्म शुरू की थी। और उनका मकसद था कि जो 2 बेसिक पॉपुलर टर्म्स हैं, मतलब वेज हैं या 2 तरीके के जो थिएटर हैं, उनको ब्रेक करके एक थर्ड थिएटर शुरू किया जाए। कहाँ पे? यूरोपियन कल्चर में।
अब वो कौन से 2 थिएटर है? नंबर 1 इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और ट्रेडिशनल थिएटर, और नंबर 2 avant-garde theatre where the emphasis was on going beyond traditional theatre by continuously experimenting the new forms and expression. एक तो हो गया इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और ट्रेडिशनल थिएटर, दूसरा हुआ avant-garde, ये यूरोपियन कल्चर की बात हो रही है, ठीक है, और सेम समहाउ फंडा इंडिया में यूज होता है, बट किस टर्म से वो आप आगे पढ़ेंगे। दूसरा avant-garde, जिसमें कि एम्फेसिस होता था ट्रेडिशनल थिएटर की चीज़ों से हट करके नए नए तरीके की फॉर्म्स की ड्रामा के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता था, ठीक है। तो अब सरकार थर्ड थिएटर, जो सरकार थे उन्होंने थर्ड थिएटर एज एन ऑल्टरनेटिव टू फर्स्ट थिएटर और सेकंड थिएटर इंडिया में प्रेजेंट किया। अब इंडिया में फर्स्ट थिएटर कौन सा हुआ? फोक एंड रूरल थिएटर जत्रा, ठीक है, मतलब कि जो गांव में जो फोक परफॉर्मेंसेस वगैरह देते थे वो हो गया हमारा फर्स्ट थिएटर, और सेकंड थिएटर हो गया अर्बन प्रोसेनियम थिएटर, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में थिएटर्स बने होते हैं जहाँ पे आर्टिस्ट आकर के स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, वो हो गया हमारा सेकंड अर्बन प्रोसेनियम थिएटर। तो जो सरकार थे उन्होंने इंडिया में थर्ड थिएटर यूज किया। तो थर्ड थिएटर बेसिकली क्या है? जो एक और प्ले राइट थे जिनका नाम है बोरठाकुर, उन्होंने कहा कि थर्ड थिएटर बेसिकली डिफरेंट नहीं है फर्स्ट और सेकंड थिएटर से, ये इन दोनों की अमेलगमेशन है। अमेलगमेशन मतलब इन दोनों की मिक्सिंग है बेसिकली, ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को हम जो है थर्ड थिएटर कह सकते हैं। सरकार रोड प्लेस फॉर थर्ड थिएटर विच वर फ्री फ्रॉम लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय ट्रेडिशनल थिएटर। सरकार ने वो बहुत सारे प्ले लिखे जो कि थर्ड थिएटर के लिए प्ले लिखे, और वो सभी जो हैं जो ट्रेडिशनल थिएटर की जो भी लिमिटेशंस होती थी उन सभी से बिल्कुल फ्री थे, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेज एंड द ऑडियंस वॉज एलिमिनेटेड बाय स्टेजिंग द प्लेज इन ईदर हॉल्स और कोर्टयार्ड, आंगन मंचा और इन द फ्री ओपन स्पेसेस मुक्ता मंचा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने थर्ड स्टेज में जो ऑडियंस और स्टेज का जो डिफरेंस था, अगर आप एक बिल्कुल अर्बन थिएटर में जाकर के बैठते हैं तो देखते हैं ना स्टेज बहुत दूर होती है, ऑडियंस बहुत दूर होती है, तो उन्होंने थर्ड थिएटर में इस डिस्टेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया और उन्होंने जो प्लेस करने शुरू किए, कहाँ पे शुरू किए? आंगन में किए, जिसको कि नाम दिया गया आंगन मंचा, और या फिर किसी भी ओपन स्पेस में जिसको नाम दिया गया मुक्ता मंचा। तो आंगन मंचा और मुक्ता मंचा एक तरीके से थर्ड थिएटर के हमारे मंच हो गए। और इस थर्ड थिएटर में वो सारी चीज़ें जो कि फर्स्ट और सेकंड थिएटर में लिमिटेशंस होती थी, ज़रूरी होती थी, उन सभी को एक तरीके से हटा दिया गया और उसकी बहुत ही बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट ज़रूरत ही नहीं होती थी। और वो सारी चीज़ें क्या है जो फर्स्ट और सेकंड थिएटर में यूज़ होती थी? कॉस्ट्यूम्स, आर्टिस्ट के जो कॉस्ट्यूम्स होते थे वो, मेकअप, लाइट्स, साउंड सिस्टम, सेट लगता था पूरा, म्यूजिक, सीनरी, सेपरेट स्टेज या फिर कोई भी प्रॉप्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट थर्ड थिएटर में रिक्वायर्ड नहीं होती थी। द म्यूजिक, प्रॉप्स एंड लाइट व्हेन यूज्ड आर प्रिटी बेसिक्स एंड कैन बी इजीली कैरिड एंड अरेंज। वो कह रहे हैं जबकि जो म्यूजिक, प्रॉप्स और या फिर लाइट्स होती थी वो एक बेसिक होते हैं एक प्ले के, और वो ईजिली कहीं पे भी अरेंज हो जाती थी। मतलब लिटिल बिट अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती थी वो अपने आंगन मंचा या मुक्ता मंचा में इसको यूज़ करते थे, वरना उसके बगैर भी वो काम चला सकते थे, ठीक है। सरकार इन हिज आइडियोलॉजिकल बिलीफ वॉज ऑफ सोशलिस्ट परसुएशन, मतलब कि अपनी आइडियोलॉजी में जो अपने आप को समझते थे, उनके जो बिलीव थे वो एक सोसाइटी को समझाने का जो है वो सपना रखते थे कि वो सोशलिस्ट परसुएशन में थे कि उनको सोसाइटी को समझाना है। हिज एंटायर एंडेवर वॉज टू ब्रिंग थिएटर टू वर्किंग क्लास मार्जिनलाइज्ड पीपल हु अदरवाइज कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ प्रोसेनियम थिएटर। उनका जो पूरा एफर्ट था वो था कि जो थिएटर है वो वर्किंग क्लास मार्जिनल लोगों तक पहुंचे जो कि नॉर्मली जो है लग्जरी जो है नहीं मैनेज कर पाते प्रोसेनियम थिएटर की, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन द आंगन मंचा एंड मुक्ता मंचा प्लेस एज ऑडियंस डिड नॉट कम विद अ कॉस्ट। इसमें ऑडियंस को कोई कॉस्ट नहीं लगती थी ना, प्ले हो रहा है और लोग वहां पे आराम से खड़े होकर के देख सकते थे। एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस whosoever फेल्ट लाइक मेकिंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन कुड डू सो, मोस्टली वेरी स्मॉल अमाउंट, एंड दिस वॉज होली वॉलंटियर। एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस अगर किसी को लगता था कि उनको कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो वो अपनी इच्छा से अगर कुछ पैसा देना चाहते थे तो दे देते थे, लेकिन ये भी पूरा वॉलंटरी था, मतलब कुछ फिक्स नहीं था। तो बेसिकली उन्होंने एक्सपेंसिव थिएटर को बहुत ही सस्ता कर दिया, ऑलमोस्ट फ्री कर दिया अपने आंगन मंचा और मुक्ता मंचा के थ्रू, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है कि हाउ इज बदर सरकार एंड थर्ड थिएटर डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल थिएटर। ये मैंने आपको सारा समझाया, सारी बेसिक चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, आप इनको रीड करेंगे और इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से मिल चुका है, ठीक है।
अब हम आते हैं एनालिसिस ऑफ द प्ले पे। तो हमारा जो बेसिकली जो हमें प्ले दिया गया है उसको हम एनालाइज करते हैं और ये क्या है प्ले। द प्ले बियॉन्ड द लैंड ऑफ हाथमला इज अ वेरी सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड प्ले। बहुत ही सिंपल सा और अनकॉम्प्लिकेटेड प्ले है, लेकिन इसमें क्या कॉम्प्लेक्स है, इसका आइडिया, इस प्ले का जो आइडिया है और इसका जो मैसेज है वो इतना पावरफुल है कि वो लेस इफेक्टिव कर देता है, मतलब बिल्कुल बेअसर कर देता है। किसको? एक तो बेअसर कर देता है और क्वेश्चन करता है। किस चीज को करता है? वैल्यू केयरफुली क्रिएटेड एंड एसिडियसली। एसिडियसली का मतलब होता है विद ग्रेट केयर, एनकरेज विद इन आर सोसाइटी। मतलब हमारी आजकल की सोसाइटी में जो वैल्यू बहुत केयरफुली और बहुत ही ध्यान से जो वैल्यूज बनाई गई हैं उनको ये प्ले जो है अनइफेक्टिव कर देता है और उनसे क्वेश्चन भी करता है कि ये वैल्यूज क्यों बनाई गई हैं। ठीक है, तो इस प्ले का जो प्लॉट है और जो बेसिक थीम है ये मैं आपको समझा देती हूँ, आप इसको एक बार अपने आप भी पढ़ सकते हैं। और इसके जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, उनका मैंने साथ साथ में मीनिंग डाला हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्ले क्या है? दिस इज अबाउट टू थीव, दो चोर के बारे में है जिनका नाम है केनाराम और बेचाराम। ठीक है, जो कि हाथमला के रहने वाले होते हैं, नहीं, रेजिडेंट ऑफ हाथमला, हाथमला के रहने वाले होते हैं। और वहाँ पे कुछ जो गाँव वाले होते हैं उनको चेस कर रहे होते हैं, उनके पीछे दौड़ रहे होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो चोरी करके भागे होते हैं। और गांव वालों से बचने के लिए, ब्रेथ मतलब एक्सट्रीम एंगर, उससे बचने के लिए वो एक रिवर में जंप लगा लेते हैं और वो पानी के बहुत अंदर चले जाते हैं। विलेजर्स को लगता है कि ये तो अब मर गए, लेकिन दे हाउएवर वेक अप इन एन अनफेमिलियर लैंड। लेकिन जब वो दोनों चोर उठते हैं, केनाराम और बेचाराम, तो उनको लगता है कि एक अजीब सी जगह पर वो आ गए हैं। द वे ऑफ लाइफ इन दिस न्यू लैंड इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। वहाँ पे जो रहने का तरीका था उस लैंड में, वो उसको उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था, तो उन दो चोरों को। अब क्या तरीका था? वहाँ पे जो है कोई कंसेप्ट ही नहीं था मनी का, पैसे का या ऑनरशिप का, कि ये मेरी चीज़ है, या बाइंग का या सेलिंग का, मतलब खरीदना बेचना, ऐसा कोई कंसेप्ट ही उस लैंड में लोगों ने आज तक नहीं सुना था। वहाँ के हर सिटीजन को कपड़े, खाना और जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी एज पर दी जाती थी, और हर कोई काम करता था अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से। मतलब कुछ कंपल्शन नहीं थे आपको यही काम करना, और सबको सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से प्रोवाइड की जाती थी। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ हायरार्कियाइजेशन ऑफ लेबर और ऑफ थिंग्स। मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि हायरार्की है कि आपको ऐसे काम करना है, आपको इसके नीचे काम करना है, या फूड सेलर का बेटा फूड सेलर बनेगा, या फिर चीज़ों की हायरार्की है, ये बाप की है तो ये बेटी की हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक फ्रूट सेलर या फिर डॉक्टर एक ही साथ एक ही जगह पे खड़े हो सकते थे, जैसे कि एक्सपेंसिव ज्वेलरी और बुक्स और भी सारी चीज़ें एक साथ एक ही जगह पे फ्लोर पे पड़ी होती हैं। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा कंसेप्ट ही नहीं था, ये महंगा है, ये सस्ता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, अमीर गरीब, पैसा, कुछ भी ऐसा वहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं था। जितनी भी नॉन पेरिशेबल मतलब वो चीज़ें जो टूट नहीं सकती, स्ट्रॉन्ग होती। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाती है, नॉन पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब नहीं होती। जितनी भी नॉन पेरिशेबल चीज़ें होती हैं वो रिटर्नेबल बेसिस पे वहाँ पे लोग यूज़ करते थे, जिससे कि उनका सर्कुलेशन बना रहता था। ठीक है, और किसी के ऊपर ओनरशिप का बर्डन भी नहीं होता था। मतलब ओनरशिप का बर्डन जो है एलिमिनेट हो जाता था। आज मुझे मिक्सी की ज़रूरत है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरा मिक्सी का काम हो गया तो मैंने किसी और को दे दिया। तो इस तरीके से नॉन पेरिशेबल चीज़ें जो है रोटेशन में रहती थी। और वहाँ के लोगों ने बिल्कुल ही एक एगलिटेरियन सोसाइटी बना ली थी। एगलिटेरियन सोसाइटी मतलब बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके की उन लोगों ने बिल्कुल एक जो है सोसाइटी बना ली थी। दिस वे ऑफ लाइफ क्रिटिक द सोसाइटी वी लिव इन। इस तरीके की जो जिंदगी है, लाइफ है, क्रिटिक करती है कौन सी सोसाइटी को? जिसमें हम आज रहते हैं, जिसमें सारी चीज़ें हायरार्किकल स्ट्रक्चर पे चलती हैं, जहाँ डिविजन बनी हुई है हर तरीके से, ये तेरा है, ये मेरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, और जो डिफरेंसेस हैं लोगों में, उनके पैसे, कास्ट, क्लास और रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंस है। द न्यू लैंड वॉज हैप्पी सिटीजन। जिस न्यू लैंड में वो लोग पहुंचे थे वहाँ के सभी सिटीजन हैप्पी थे और खुशी खुशी रहते थे, गाने गाते थे, डांस करते थे, और वर्क इन हार्मनी। हार्मनी मतलब शांति, और बहुत ही शांति से सब लोग अपने काम किया करते थे। दे आर हैप्पी बिकॉज देयर इज नो पॉवर्टी, ग्रीड, क्राइम, हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। वो लोग खुश थे क्योंकि वहाँ पे कोई भी गरीबी, लालच, चोरी चकारी, भूख या अनएम्प्लॉयमेंट
नहीं थी। इससे जो केनाराम और बेचाराम थे, इसी कारण से वो लोग मिसफिट थे वहाँ पे। क्यों मिसफिट थे? क्योंकि जैसा कि उनका नाम सजेस्ट करता है कि केना का मतलब होता है बंगाली में खरीदना और बेचा का मतलब होता है बंगाली में सेल करना। तो जैसे कि उनका नाम ही खरीदना और बेचना है, तो वो वहाँ की उस लैंड में मिसफिट थे, क्योंकि उनका तो नाम ही खरीदना और बेचना है ना, तो उसमें जो लैंड है उसमें तो खरीदने और बेचने का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो वो इनिशियली वहाँ पे बिल्कुल मिसफिट थे, क्योंकि उनके हिसाब से तो ऐसी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। वेयर वेल्थ इज गॉड एंड प्राइवेट ऑनरशिप द नॉर्म, ठीक है। क्योंकि उनको बिलीव था उस सोसाइटी में जहाँ खरीदना बेचना और पैसा ही भगवान है और प्राइवेट ऑनरशिप का नॉर्म है, मतलब कि हाँ ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तेरी है, तो उस चीज़ पे वो सब जो है रहते थे। By the end of the play, both Kena and Becha are converted to the ethos of this new land and join in the celebration chorus. By the end of this play, जो दोनों केनाराम और बेचाराम हैं जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं उस सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक को, और उस नए लैंड में वो अच्छे से हार्मनी से ग्रुप में रहने लगते हैं। कोरस मतलब ग्रुप, उस ग्रुप के साथ रह के एंजॉय करने लगते हैं। तो ये हो गई बेसिकली थीम और थर्ड थिएटर के बारे में। आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्ले की परफॉर्मेंस का सीन बाय सीन डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए एंड मोटिवेट मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज। टेक केयर, बाय बाय।